नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं विल और एरियल ड्यूरेंट की एक बहुत ही दिलचस्प किताब में, द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। जी, ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हजारों सालों के मानवीय अनुभव का एक तरह से निचोड़ है। हाँ, और ड्यूरेंट्स का इरादा कोई एकदम नई बात कहना नहीं था, है ना? वो तो बस इतिहास के विशाल कैनवस पर जो पैटर्न बार बार उभरते हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, ताकि हम आज को बेहतर जी सकें और शायद भविष्य का कुछ अंदाजा लगा सकें। सही। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस गहरी सोच से मानवता, सभ्यता, बदलाव, इन सब के बारे में कुछ जरूरी सबक निकालें। और शुरुआत उसी बड़े सवाल से जो ड्यूरेंट्स खुद उठाते हैं। क्या हम इंसान, क्या हम वाकई इतिहास से कुछ सीखते हैं या बस वही गलतियां अलग अलग तरीकों से दोहराते रहते हैं? ये एक हिचकिचाहट है जो वो शुरू में ही जाहिर करते हैं। हाँ, ये सवाल पूरी किताब में गूंजता रहता है। तो सबसे पहले वो बात करते हैं भूगोल की। हमारी जमीन, हमारा पर्यावरण हमें कैसे बनाता है। बिल्कुल, सोचिए जरा, मिस्र नील नदी के बिना क्या होता, या मेसोपोटामिया अगर दजला फरात ना होती। सही बात है। नदियां, समंदर, पहाड़, मौसम, ये सब मतलब सभ्यताओं की कहानी गढ़ते आए हैं। हाँ, ये तो नींव है एक तरह से। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है। ड्यूरेंट्स इशारा करते हैं कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, खासकर हवाई जहाज जैसी चीजें आईं, हाँ, दुनिया छोटी हो गई। हाँ, तो भूगोल का जो शिकंजा था वो कुछ ढीला पड़ा है। शक्ति का केंद्र भी बदला है। बिल्कुल, जैसे पहले भूमध्य सागर कितना अहम था, फिर अटलांटिक का दौर आया। और अब शायद प्रशांत की तरफ दुनिया देख रही है। सही। तो मतलब तकनीक भूगोल को मिटा तो नहीं सकती, पर उसका असर उसको बदल जरूर सकती है। हाँ, ये एक जरूरी नुक्ता है। भूगोल अब भी मायने रखता है, पर शायद पहले जैसा नहीं। और भूगोल के बाद ड्यूरेंट्स हमें ले जाते हैं जीव विज्ञान के कुछ कठोर सत्यों की तरफ। अच्छा, जीव विज्ञान और इतिहास ये कैसे जुड़ते हैं? वो याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ इंसानी इरादों या विचारों का खेल नहीं है, हम कुछ बुनियादी जैविक नियमों से भी बंधे हैं। जैसे कि पहला सबक, जीवन एक संघर्ष है, मुकाबला, व्यक्तियों के बीच भी और समूहों के बीच भी। ये तो डार्विन वाली बात लगती है कुछ। हाँ, उसी तरह की। दूसरा सबक, जीवन में चयन होता है, मतलब असमानता प्राकृतिक है। हम सब अलग अलग क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। और सभ्यता वो इस असमानता को कम करती है या बढ़ाती है? ड्यूरेंट्स कहते हैं अक्सर बढ़ा देती है। जटिल समाजों में हुनर और मौकों का फर्क और गहरा हो जाता है। तो यहीं से वो तनाव शुरू होता है, स्वतंत्रता और समानता के बीच। बिल्कुल, जो आज भी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है। क्या सबको बराबर मौके मिले या सबको अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने की पूरी छूट हो? और तीसरा जैविक सबक। तीसरा, जिसे माल्थस ने बहुत पहले कहा था, आबादी। आबादी हमेशा भोजन के साधनों से तेज बढ़ने की कोशिश करती है। और प्रकृति उसे कैसे कंट्रोल करती है? अकाल, महामारी, युद्ध, ये प्रकृति के तरीके हैं जनसंख्या को काबू में रखने के। सुनने में शायद अच्छा न लगे, हाँ, काफी कठोर बात है। पर ड्यूरेंट्स के मुताबिक ये जैविक दबाव सभ्यताओं के उठने और गिरने में एक अनदेखी पर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इतिहास में एक और विचार जो बहुत ताकतवर रहा है वो है नस्ल का। ओह हाँ, नस्ल। कुछ विचारकों ने, जैसे फ्रांस के गोबिन्यू थे या जर्मनी के चैम्बरलिन, इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि कुछ नस्लें कुदरती तौर पर ही दूसरों से बेहतर होती हैं। जी, और वही सभ्यता बनाने और चलाने के काबिल हैं। ये विचार बहुत प्रभावशाली रहा है। हाँ, और इसके भयानक नतीजे भी हमने देखे हैं। बिल्कुल। लेकिन ड्यूरेंट्स इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अच्छा, उनका क्या तर्क है? उनका तर्क सीधा इतिहास से आता है। वो कहते हैं, इतिहास देखो, महान सभ्यताएं हर रंग और नस्ल के लोगों ने खड़ी की हैं। जैसे? अरे, चीन को देखिए, भारत को देखिए, मिस्र, मेसोपोटामिया, मेसोअमेरिका की माया सभ्यता। अलग अलग नस्लें, अलग अलग भौगोलिक स्थितियां, पर सब ने महान संस्कृतियां विकसित की। तो वो मानते हैं कि सभ्यता नस्ल को ज्यादा बनाती है, न कि नस्ल सभ्यता को। एग्जैक्टली, यही उनका पॉइंट है। सभ्यता अनुभवों, चुनौतियों और अवसरों का नतीजा है। इतिहास तो जैसे रंगों में भेद ही नहीं करता। वो आगे ये भी कहते हैं कि जिसे हम अक्सर नस्ली पूर्वाग्रह समझते हैं ना, हाँ। वो असल में ज्यादातर सांस्कृतिक अंतरों से पैदा होता है। भाषा अलग है, पहनावा अलग है, रीति रिवाज अलग हैं। ये अंतर तनाव पैदा करते हैं, जिसे हम गलती से नस्ल से जोड़ देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। मतलब सभ्यता किसी एक नस्ल की जागीर नहीं, बल्कि एक साझा कोशिश है। बिल्कुल,
अ कोऑपरेटिव प्रोडक्ट, जैसा वो कहते हैं। एक और बहुत बड़ा सवाल, क्या इंसान का मूल स्वभाव, मतलब जो बेसिक ह्यूमन नेचर है, क्या वो कभी बदलता है? ये तो मिलियन डॉलर सवाल है। हजारों साल पहले का इंसान और आज का इंसान, क्या हम बुनियादी तौर पे अलग हैं? ड्यूरेंस का जवाब है नहीं, ज्यादा नहीं। सच में? टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई, समाज इतना बदल गया। हाँ, लेकिन हमारी बुनियादी जरूरतें, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, वो कहते हैं वो कमोबेश वैसे ही हैं। जैसे खाने की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, साथी की तलाश, बच्चों की देखभाल, समाज में रहने की इच्छा, थोड़ा खेलने कूदने की इच्छा, ये सब तो हजारों साल से वैसा ही है। तो बदला क्या है फिर? बदले हैं तरीके। इन जरूरतों को पूरा करने के हमारे साधन, हमारे औजार, हमारे आविष्कार, हमारे विचार, हमारी संस्थाएं, ये सब बदल गए हैं। अच्छा, तो रोम का एक आम नागरिक शायद आज के मुंबई के नागरिक जैसा ही अंदर से महसूस करता होगा? दुख, खुशी, महत्वाकांक्षा? हाँ, बहुत हद तक। या प्राचीन एथेंस का कोई दार्शनिक शायद आज के किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जैसा ही सोचता होगा बुनियादी सवालों पर। तरीके अलग होंगे, संदर्भ अलग होगा, पर वो अंदरूनी कश्मकश शायद वैसी ही होगी। तो मानव स्वभाव एक स्थिर तत्व जैसा है इतिहास में? काफी हद तक। ड्यूरेंस इसे इतिहास के स्थिरांकों, कॉन्स्टेंट्स में से एक मानते हैं, और यहीं पर बात आती है चरित्र की और उन असाधारण व्यक्तियों की जिन्हें हम जीनियस कहते हैं। हाँ, हीरोज या महान विचारक जो इतिहास बदलते हैं। बिल्कुल, इतिहास को दिशा देने में ऐसे लोगों का बड़ा हाथ होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ड्यूरेंस साथ में ये भी जोड़ते हैं कि वो जीनियस भी हवा में पैदा नहीं होते। मतलब वो भी अपने समय, अपने समाज, अपनी परिस्थितियों की उपज होते हैं। वो उन समस्याओं का हल ढूंढते हैं जो उनके समाज में मौजूद होती हैं, उन विचारों पर काम करते हैं जो पहले से हवा में तैर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अकेला इंसान अचानक से सब कुछ बदल देता है? नहीं, वो उत्प्रेरक हो सकता है, तेजी ला सकता है, लेकिन वो भी एक बड़ी धारा का हिस्सा होता है। और समाज में हमेशा एक तनाव रहता है। किस तरह का तनाव? परंपरा और नवीनता के बीच, जो पुराना है, स्थापित है, और जो नया है, जो बदलना चाहता है। पुरानी पीढ़ी के अनुभव और नई पीढ़ी की ऊर्जा और अधीरता के बीच। हाँ, ये तो हर दौर में दिखता है। यही तनाव समाज को आगे भी बढ़ाता है, उसे जीवंत रखता है, लेकिन कभी-कभी अगर संतुलन बिगड़ जाए तो बिखेर भी देता है। तो बुद्धि या नयापन जरूरी है, पर परंपरा को एकदम नकार देना भी खतरनाक हो सकता है। हाँ, ड्यूरेंस कहते हैं कि जो बुद्धि या आविष्कार स्थापित ज्ञान और परंपराओं की समझ के बिना उन्हें खारिज करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर विनाशकारी साबित होते हैं। एक संतुलन चाहिए। अच्छा, अब आते हैं एक और मुश्किल विषय पर, नैतिकता, मॉरल्स। क्या सही है, क्या गलत? ये तो हमेशा बदलता रहता है ना। हाँ, यही ड्यूरेंस कहते हैं कि नैतिकता के नियम कोई आसमान से नहीं टपकते। वो समय, जगह और समाज की जरूरतों के हिसाब से बनते और बदलते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे वो बताते हैं कि जब इंसान शिकार करके गुजारा करता था तो उसमें आक्रामकता, क्रूरता, ज्यादा बच्चे पैदा करना, ये सब टिके रहने के लिए जरूरी गुण थे और शायद नैतिक भी माने जाते थे। अच्छा। लेकिन जब खेती का दौर आया तो मेहनत, बचत, शांति, कम बच्चे, क्योंकि जमीन सीमित थी, परिवार का महत्व, ये गुण जरूरी हो गए। नैतिकता बदल गई। हाँ, जरूरतें बदली तो नियम भी बदले। और फिर आई औद्योगिक क्रांति। उसने तो खेती वाले समाज की पूरी नैतिकता को ही हिला दिया। कैसे? व्यक्तिवाद बढ़ा, लोग गांव से शहरों में आए, बड़े परिवार की जरूरत कम हुई, धर्म का असर कम हुआ, संयम की जगह शायद उपभोग ने ले ली, तो नैतिकता के नए पैमाने बनने लगे, या कह सकते हैं कि पुराने पैमाने टूटने लगे। और इसी वजह से हर पीढ़ी को लगता है कि आजकल नैतिकता बची ही नहीं। हाँ, शायद ड्यूरांट्स हमें याद दिलाते हैं कि हर दौर में, हर युग में नैतिक पतन की शिकायतें खूब हुई हैं। रोम के पतन के समय भी लोग यही कह रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज सब अनैतिक हो गया है। उनके हिसाब से नहीं। सभ्यताएं अक्सर नैतिक गिरावट की शिकायतों के बावजूद लंबे समय तक चलती रहती हैं। हो सकता है जिसे हम आज नैतिक संकट कह रहे हैं वो सिर्फ एक बदलाव का दौर हो, एक संक्रमण काल। हाँ, एक पुरानी व्यवस्था टूट रही है, नई अभी पूरी तरह बनी नहीं है, तो बीच में एक उथल-पुथल का दौर है। इतिहास ये सिखाता है कि नैतिक नियम बदलते जरूर हैं, पर किसी न किसी रूप में उनकी जरूरत हमेशा बनी रहती है समाज को चलाने के लिए। मतलब नैतिकता जरूरी है, भले ही उसका रूप बदलता रहे। हाँ, सामाजिक व्यवस्था के लिए। और नैतिकता से जुड़ा हुआ ही है धर्म का सवाल।
इतिहास में धर्म का क्या रोल रहा है? डुरांट्स धर्म को समाज के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनिवार्य संस्था मानते हैं। कम से कम ऐतिहासिक रूप से तो जरूर। किस महीने में अनिवार्य? कई मायनों में, जैसे दुख और विपत्ति में आम इंसान को सांत्वना देना, युवाओं को एक नैतिक अनुशासन सिखाना, समाज को एक साझा विश्वास और रीति रिवाजों का ढांचा देना जिससे एकता बनी रहे। हाँ, ये तो धर्म के पारंपरिक काम माने जाते हैं। वो एक बड़ी दिलचस्प तुलना भी करते हैं स्वर्ग और यूटोपिया के बीच। स्वर्ग और यूटोपिया? यूटोपिया मतलब वो आदर्श समाज की कल्पना जैसे साम्यवाद में थी? हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं ये एक कुएं की दो बाल्टियों की तरह है, जब एक ऊपर आती है तो दूसरी नीचे जाती है। मतलब जब समाज में धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो लोग स्वर्ग की उम्मीद में जीते हैं, लेकिन जब धर्म का प्रभाव कम होता है तो लोग धरती पर ही एक आदर्श समाज, एक यूटोपिया बनाने की कोशिश करने लगते हैं। अच्छा, और जब वो यूटोपिया फेल हो जाता है तो लोग शायद वापस धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं सांत्वना के लिए। ये चक्र चलता रहता है। ये तो काफी रोचक नजरिया है। हाँ, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि धर्म और नैतिकता का रिश्ता सीधा या हमेशा सकारात्मक नहीं रहा है। हाँ, इतिहास में धर्म के नाम पर कट्टरता, हिंसा, धोखेबाजी, ये सब भी तो हुआ है। बिल्कुल, सत्ता का दुरुपयोग भी हुआ है और इसके खिलाफ हमेशा संदेहवाद भी उठता रहा है, तर्क और विज्ञान की आवाजें भी उठी हैं। तो क्या धर्म खत्म हो जाएगा कभी? ड्यूरेंस कहते हैं ऐसा लगता नहीं। वो कहते हैं धर्म के कई जीवन हैं, इतिहास में बार बार उसका पुनरुत्थान हुआ है। उनके लिए सवाल यह है कि क्या कोई समाज लंबे समय तक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के आधार पर चल सकता है? क्या बिना किसी अलौकिक शक्ति के डर या उम्मीद के सिर्फ तर्क और सामाजिक समझौते के आधार पर नैतिक व्यवस्था टिक सकती है? और उसका जवाब? वो कहते हैं ये इतिहास का एक बड़ा प्रयोग है जिसका नतीजा आना भी बाकी है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था और सरकार की बात कर लेते हैं। ये कैसे इतिहास को शक्ल देते हैं? यहाँ ड्यूरेंस कुछ हद तक कार्ल मार्क्स से सहमत दिखते हैं। ओह, किस बात पर? इस बात पर कि आर्थिक ताकतें यानी धन का उत्पादन और वितरण कैसे होता है, ये इतिहास को बहुत गहरे तक प्रभावित करती हैं। और एक पैटर्न जो वो कहते हैं लगभग हर सभ्यता में बार बार दिखता है, वो है दौलत का कुछ ही हाथों में इकट्ठा हो जाना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का संकेंद्रण। हाँ, वो कहते हैं ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया जैसा है क्योंकि लोगों की क्षमताएं अलग होती हैं, लेकिन जब ये संकेंद्रण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो समाज में तनाव बढ़ता है, गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती है, वर्ग संघर्ष होता है और कभी-कभी ये हिंसक क्रांति का रूप भी ले लेता है। इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण? हाँ, कई है। जैसे प्राचीन एथेंस में सोलोन ने जो सुधार किए थे वो इसी बढ़ते असंतोष को शांत करने के लिए थे। या रोम में ग्रीकी बंधु थे, हाँ, टिबेरियस और गायुस ग्रेकस। उन्होंने अमीरों से जमीन लेकर गरीबों में बांटने की कोशिश की थी, हालांकि वो नाकाम रहे और मारे गए। पर यह दिखाता है कि ये समस्या बार बार आती है। तो सरकारें क्या करती हैं इसे रोकने के लिए? दिलचस्प बात यह है कि सरकारें अक्सर इस संकेंद्रण को रोकने या कम करने के लिए दखल देती है। कैसे? कभी कानून बनाकर, कभी टैक्स लगाकर, अमीरों से पैसा लेकर गरीबों के कल्याण पर खर्च करके, जिसे हम आज वेलफेयर स्टेट कहते हैं, उसका कुछ रूप इतिहास में भी दिखता है। तो ये धन का पुनर्वितरण एक तरह से हिंसक क्रांति को टालने का तरीका है। हाँ, ड्यूरेंस से क्रांति का शांतिपूर्ण विकल्प जैसा मानते हैं। और क्या इतिहास में राज्य समाजवाद जैसी व्यवस्थाएं भी रही हैं जहां सरकार अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती हो? हाँ, इसके भी उदाहरण है, जैसे प्राचीन मिस्र में फेरो के समय, या रोमन साम्राज्य के बाद के दौर में, या चीन में भी कई बार, और दक्षिण अमेरिका में इंका साम्राज्य में। वहां सरकार का अर्थव्यवस्था पर काफी नियंत्रण था। और ये व्यवस्थाएं सफल रहीं? उनकी भी अपनी सीमाएं थीं। अक्सर नौकरशाही बहुत बढ़ जाती थी, भ्रष्टाचार होता था और व्यक्तिगत पहल या प्रोत्साहन, इंसेंटिव की कमी हो जाती थी। तो ड्यूरेंट्स भविष्य के लिए क्या देखते हैं, पूंजीवाद या समाजवाद? वो किसी एक छोर के बजाय शायद बीच का रास्ता देखते हैं, एक ऐसा संतुलन जहां पूंजीवाद की ऊर्जा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी रहे, लेकिन साथ में समाजवाद की तरह सामाजिक सुरक्षा और अवसरों की समानता भी हो। एक तरह का मिला-जुला सिस्टम। हाँ, कुछ वैसे ही। जहां तक सरकार के अलग अलग रूपों की बात है, राजशाही, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, हाँ, इनमें से कौन सा बेहतर है? ड्यूरेंट्स यहाँ भी एक दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नाम चाहे जो भी हो,
राजा का शासन हो, कुछ अमीरों का या जनता का, असल में शासन हमेशा एक अल्पसंख्यक समूह के हाथ में ही रहता है। हमेशा। लोकतंत्र में भी। हाँ। हाँ, वो कहते हैं लोकतंत्र में भी जो संगठित, मुखर और साधन संपन्न अल्पसंख्यक होता है वही नीतियां बनाता है और सत्ता चलाता है। बहुमत तो ज्यादातर उदासीन या बटा हुआ रहता है। ये तो लोकतंत्र पर काफी तीखी टिप्पणी है। लेकिन वो लोकतंत्र की उपलब्धियों को मानते भी हैं। जैसे उसने अभूतपूर्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी है, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रसार किया है, पर वो उसकी कमजोरियों से भी आगाह करते हैं। जैसे भीड़ तंत्र का खतरा, यानी अज्ञानी या भावुक भीड़ के बहकावे में आ जाना, और औसत दर्जे की संस्कृति के पनपने का डर, क्योंकि लोकतंत्र सबको खुश करने की कोशिश करता है। तो कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, हर सिस्टम के अपने फायदे और नुकसान हैं। और अंत में एक ऐसा विषय जो इतिहास में हमेशा मौजूद रहा है, युद्ध। हाँ, दुर्भाग्य से ड्यूरेंट्स कहते हैं युद्ध इतिहास का एक और स्थिरांक है। इसके कारण क्या है? राज्य क्यों लड़ते हैं? वो कहते हैं कारण वही है जो व्यक्तियों के बीच झगड़ों के होते हैं। जैसे लालच, जमीन, संसाधन, आक्रामकता, अपनी शान या प्रभुत्व बढ़ाने की इच्छा। फर्क बस इतना है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि व्यक्तियों पर तो समाज, कानून, नैतिकता का कुछ अंकुश होता है, लेकिन राज्यों पर, उन पर अक्सर कोई नैतिक लगाम नहीं होती। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो डरावनी बात है। क्या युद्ध कभी खत्म नहीं होंगे? ड्यूरेंट्स बहुत आशावादी नहीं लगते। जब तक इंसानी स्वभाव में आक्रामकता और लालच है और जब तक दुनिया अलग अलग राज्यों में बंटी है, युद्ध का खतरा बना रहेगा। और सभ्यताएं, वो उठती और गिरती क्यों हैं? क्या कारण है उनके पतन का? इसका जवाब ड्यूरेंट्स देती हैं चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में। चुनौतियां? कैसी चुनौतियां? ये कई तरह की हो सकती हैं। पर्यावरण बदल सकता है, जैसे सूखा पड़ जाए या कोई महामारी फैल जाए। अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, समाज में नैतिक गिरावट आ सकती है, या फिर नेतृत्व विफल हो सकता है, सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाता। तो जो सभ्यता इन चुनौतियों का सामना कर लेती है वो बच जाती है। हाँ, जो इनका रचनात्मक, क्रिएटिव जवाब दे पाती है वो न सिर्फ बच जाती है बल्कि और मजबूत होकर उभरती है। और जो नहीं दे पाती, जो जड़ हो जाती है या अंदरूनी झगड़ों में फंस जाती है, वो धीरे धीरे बिखर जाती है, उसका पतन हो जाता है। तो ये एक तरह का टेस्ट है। हाँ, इतिहास सभ्यताओं का इम्तिहान लेता रहता है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की बात भी है जो शायद जरूरी है। ड्यूरेंट्स के अनुसार सभ्यताएं पूरी तरह कभी नहीं मरती। अच्छा, मतलब उनके विज्ञान, उनके आविष्कार, ये सब खत्म नहीं होते। ये किसी न किसी रूप में जिंदा रहते हैं और आने वाली सभ्यताओं का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे यूनान की सभ्यता, वो तो खत्म हो गई, पर उसका दर्शन, उसका लोकतंत्र का विचार, उसकी कला, उसका विज्ञान, वो सब रोम ने अपनाया, फिर यूरोप ने, और आज पूरी दुनिया में उसका असर है। तो यूनान मरा नहीं, वो हमारी साझी विरासत का हिस्सा बन गया। ये तो काफी आशावादी नजरिया है। हाँ, और इसी से जुड़ा है आखिरी सवाल, क्या वाकई प्रगति, प्रोग्रेस जैसी कोई चीज होती है? क्या मानव इतिहास आगे बढ़ रहा है? ये तो बड़ा सवाल है। ड्यूरेंट्स क्या सोचते हैं? वो मानते हैं कि तकनीकी प्रगति तो साफ दिखती है। हम पत्थर के औजारों से परमाणु बम और इंटरनेट तक आ गए हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। हाँ, ये तो सच है। लेकिन क्या हम पहले से ज्यादा खुश हैं, ज्यादा नैतिक हैं, ज्यादा समझदार हैं? इस पर शायद हाँ कहना मुश्किल है। बिल्कुल। ड्यूरेंट्स इस पर काफी संदेह जताते हैं। हो सकता है आज के इंसान के पास ज्यादा साधन हो, पर उसकी चिंताएं, उसके दुख शायद कम नहीं हुए हैं। ज्ञान बढ़ा है, पर शायद विवेक उतना नहीं बढ़ा। तो इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने इतने सारे पहलू देखे, भूगोल, जीव विज्ञान, नस्ल, चरित्र, नैतिकता, धर्म, अर्थव्यवस्था, सरकार, युद्ध। हाँ, और सब में कुछ पैटर्न दिखे, कुछ चीजें जो बार बार होती हैं। शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान का जो मूल स्वभाव है, उसकी जो बुनियादी जरूरतें और प्रवृत्तियां हैं, वो ज्यादा नहीं बदलती। हाँ, वो स्थिरांक की तरह है। लेकिन उसके सामने जो हालात आते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, और वो उन पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, यही समाज और सभ्यता की कहानी तय करता है। बिल्कुल। परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान उन बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपने व्यवहार, अपनी संस्थाओं, अपने विचारों को ढालता है। और ड्यूरेंट्स हमें अंत में एक बहुत ही सुंदर विचार देते हैं। क्या है वो? वो कहते हैं कि अगर प्रगति, खुशी या नैतिकता में निश्चित रूप से नहीं दिखती, तो शायद वो कहीं और दिखती है। वो दिखती है ज्ञान और सभ्यता की विरासत के लगातार जमा होने में। विरासत
मतलब जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। हाँ, हर पीढ़ी कुछ नया सीखती है, कुछ नया बनाती है, कुछ पुराना सहेजती है। ये ज्ञान, ये कला, ये तकनीक, ये विचार, ये सब हमारी साझी विरासत है जो बढ़ती जाती है। और शिक्षा शिक्षा इसी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का, उसे प्रसारित करने का जरिया है। इतिहास खुद इसी बढ़ती हुई विरासत का रिकॉर्ड है, उसका लेखा जोखा है। तो हमें इतिहास को कैसे देखना चाहिए? सिर्फ गलतियों की लिस्ट की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं इतिहास को डर या उदासी का स्रोत मत समझिए, उसे प्रेरणा का खजाना समझिए। देखिए कि इंसानों ने क्या क्या हासिल किया है, किन मुश्किलों से पार पाया है। जीवन का अर्थ शायद पहले से तय नहीं है, वो हमें खुद ही रचना पड़ता है। और हमारी ये जो साझी विरासत है, यही वो नींव है जिस पर हम खड़े होकर अपना अर्थ रच सकते हैं। ये हमारी स्थायी माँ और जीवन है। तो हमें आभारी होना चाहिए इस विरासत के लिए। हाँ, इस कभी ना खत्म होने वाली लगातार बढ़ती हुई विरासत के लिए आभारी होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इसमें कुछ अच्छा जोड़ कर जाएं। यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक हो सकता है। बहुत खूब, ये वाकई सोचने वाली बात है। विजडम हाउस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको सबसे बड़ी पुस्तकों से कालातीत अंतर्दृष्टि लाते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश मूल्यवान लगता है तो शेयर और लाइक मत भूलना और विजडम हाउस के लिए सदस्यता ले। उत्सुक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।